आफ्टरनून एवरीवन। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 23, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप। तो आज हम इस पार्ट में जो ऑस्ट्रेलिया है उसका भौगोलिक स्वरूप जानेंगे। और ये ऑस्ट्रेलिया क्या है, हमारा महाद्वीप है। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर व प्रशांत महासागर में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है ये दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक स्वरूप ओसेनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया का हमारा ये भौगोलिक स्वरूप है किस नाम से, ओसेनिया महाद्वीप के नाम से जाता है। इस महाद्वीप के प्रधान स्थल खंड ऑस्ट्रेलिया का अक्षांश विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 39 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 113 डिग्री पूर्वी देशांतर से 153 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। यह महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व 3900 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कोरल सागर, प्रशांत सागर तथा तस्मान सागर हैं। उत्तर में न्यू गिनी द्वीप, कारपेंट्रिया की खाड़ी, तिमोर सागर तथा अराफरा सागर। दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर तथा दक्षिण पूर्व में तस्मानिया द्वीप, न्यूजीलैंड तथा पूर्व में फिजी द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ गिनी व फिजी इस महाद्वीप के मुख्य देश हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ अभी राजनीतिक दिख रहा है हमको, ये यहाँ के कौन कौन से देश हैं, क्या क्या हैं। फिर देखिए विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र लगभग 7,686,850 वर्ग किलोमीटर है। द्वीप किसे कहते हैं, देखिए ऐसा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। और खाड़ी की कहलाती है, तीन ओर से भूभाग द्वारा घिरा समुद्री भाग खाड़ी कहलाता है। फिर देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया का धरातलीय स्वरूप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भूभाग को धरातल की बनावट के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला आता है इसका पश्चिमी पठार। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठारी क्षेत्र है जो महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। यह वर्षा की कमी के कारण मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है। उत्तरी भाग में ग्रेट सैंडी मरुस्थल तथा दक्षिण भाग में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल फैले हैं। यह क्षेत्र पुरानी चट्टानों का बना है। यहाँ अनेक खनिजों के भंडार हैं, जिसमें कालगुरली तथा कूलगार्डी सोने की खानें विश्व प्रसिद्ध है। फिर दूसरे देखते हैं मध्यवर्ती निम्न भूमि। पश्चिमी पठार और पूर्वी पर्वत श्रेणियों के मध्य एक बड़ा मैदान है। यह मैदान उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तटीय क्षेत्र तक फैला है। इस निम्न भूमि क्षेत्र में कई नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश नदियां समुद्र तक न पहुंचकर यहाँ स्थित छोटी छोटी अंतःस्थलीय झीलों में गिरती हैं। इसी क्षेत्र में चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र से तंत्र से तात्पर्य उस जल प्रवाह से है जिसमें बहने वाली नदियों का पानी समुद्र तक नहीं पहुंचकर उसी क्षेत्र के किसी जलीय क्षेत्र में मिल जाता है। ये देखिए इसका भौतिक स्वरूप यह है ना, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से मैदान हैं, इसमें बताया गया है हमको मानचित्र में। मरे एवं डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। मर्रे एवं डार्लिंग ये क्या हैं, इसकी प्रमुख नदियां। ये तो नदियां समुद्र में गिरती हैं। मैदान के दक्षिण पूर्वी भाग में आर्टेजियन बेसिन है। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुओं से जल प्राप्त होता है, जिसके कारण यहाँ पशुपालन का विकास अधिक हुआ है। फिर तीसरा आता है इसका अगला पॉइंट जो है पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ। इसका जो धरातलीय बनावट है, इसका थर्ड पॉइंट है हमारा पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ। महाद्वीप के पूर्वी तट पर उत्तर में कैपयार्क प्रायद्वीप से दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक तट के समांतर इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। यह पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण में ज़्यादा सक्रिय व ऊंची हैं। केसियुस्को
ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। फिर देखते हैं इसका अगला पॉइंट, तटीय मैदान। महाद्वीप के चारों ओर महासागरीय जल है, इसलिए महाद्वीप के चारों ओर सक्रिय समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। यहाँ समुद्री रेत और नदियों के मुहाने पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक विशाल प्रवाल भित्ति मोंगे की चट्टान पाई जाती है। यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध इस प्रवाल भित्ति की लंबाई लगभग 1920 किलोमीटर है, जो तट से 11 किलोमीटर से लगभग 100 किलोमीटर दूर तक फैली है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नाम के अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के जमाव से हुआ है। प्रवाल एक छोटे प्रकार के छोटे समुद्र जीव होते हैं जो समुद्र की तली की चट्टानों में से चिपके रहते हैं। प्रवाल उष्णकटिबंधीय समुद्रों के स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह पनपते हैं। प्रवाल जीवों के मरने पर उनके अस्थि पंजर अपने स्थान पर ही जमे रहते हैं और नए प्रवाल उनके ऊपर जन्म ले लेते हैं। प्रवाल के अस्थि पंजरों के इस जमाव को प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल भित्ति रीफ पर रंग बिरंगे जीव व वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन्हें देखने के लिए संसार के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं। कोरल चट्टानों अथवा प्रवाल भित्ति को देखने के लिए पर्यटक शीशा युक्त पनडुब्बी जहाज का उपयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड एक पहाड़ी द्वीप है। उत्तर तथा दक्षिण दोनों द्वीपों में एक पर्वत श्रेणी है, उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। दक्षिण द्वीप में इस पर्वत श्रेणी को दक्षिण आल्प्स कहते हैं। न्यूजीलैंड के उत्तरी तथा दक्षिण द्वीपों को सक्रिय कुक जल संधि एक दूसरे से अलग करती है। फिर देखते हैं हम यहाँ की जलवायु, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध की विपरीत ऋतुएं होती हैं। जब भारत जो कि उत्तरी गोलार्ध में है ग्रीष्म ऋतु होती है, उस समय ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। बताइए इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी ऋतु होंगी, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की धरातलीय बनावट के कारण पूर्वी पर्वतीय तट पर अधिक वर्षा होती है। शेष मध्य व पश्चिमी भाग शुष्क रह जाते हैं। पूर्वी श्रेणियों के अलावा पश्चिमी व मध्य भाग में कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र भी नहीं है जो भाप भरी हवाओं को रोक सके जिससे वर्षा हो, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में विशाल मरुस्थल पाया जाता है। उत्तरी तटीय क्षेत्रों में मानसूनी हवाओं द्वारा तथा दक्षिणी तटीय क्षेत्र में विशेषकर तस्मानिया द्वीप में पछुआ हवाओं द्वारा वर्षा होती है। फिर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति और जीव जंतु। किसी क्षेत्र की जलवायु व धरातलीय स्वरूप का उस क्षेत्र की वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा के कारण वितरण के अनुसार वनस्पति पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ बड़े बड़े वृक्ष व वन पाए जाते हैं। पश्चिमी एवं मध्यवर्ती शुष्क भागों में कटीली झाड़ियाँ व घास पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर व उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा व ताप के कारण उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। इनमें देवदार, ताड़, बांस, बाओबाब व बोतल वृक्ष मुख्य हैं। दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्वी भागों में तथा तस्मानिया में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इन वनों में मुख्य वृक्ष यूकेलिप्टस है। यहाँ लगभग 500 से अधिक प्रजाति के यूकेलिप्टस पाए जाते हैं। यहाँ का कोआला नामक जंतु पेड़ों पर ही रहता है और यूकेलिप्टस के पेड़ों की पत्तियाँ खाता है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पेड़ व घास साथ साथ होती हैं। यहाँ 2 प्रकार की घास भूमि मिलती है। उत्तर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दक्षिण के मरे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्ण घास भूमि हैं जिसे डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में कंगारू नामक जंतु की बाहुल्यता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक चिन्ह है। एमू, कोकाबर्रा तथा लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न पक्षी हैं। अब देखते हैं एमू भी एक क्या है, पक्षी है। बड़े आकार का एक पक्षी, जोड़ नहीं सकता लेकिन तेज़ दौड़ता है। कोकाबर्रा क्या है, विचित्र बोली व हंसी के कारण इसे लाफिंग जैकाल भी कहते हैं। फिर लायर बर्ड संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। कीवी तथा पेंगुइन न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पक्षी हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यह उड़ नहीं सकता परंतु बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया। अब आप इस वीडियो को देखिए और इस पाठ को समझिए। धन्यवाद।